नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काव्य लक्षण का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं, संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, हिंदी के आचार्यों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है और अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जानना है तो हम उसके लक्षण या विशेषता से ही जान सकते हैं उसके बारे में। उसी प्रकार अगर कविता के बारे में हमें जानना है, काव्य के बारे में हमें जानना है, तो कविता के लक्षण से ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। यानी काव्य लक्षण से तात्पर्य कविता की परिभाषा से है, अर्थात कविता की परिभाषा को ही काव्य लक्षण कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि कविता किसे कहते हैं तो उसके उत्तर में आप कविता की जो भी परिभाषा हमको बताएंगे उसी को काव्य लक्षण कहते हैं। यानी कविता की परिभाषा ही काव्य लक्षण कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिन विशेषताओं के आधार पर हम किसी कविता को कविता कहते हैं उन्हीं विशेषताओं को काव्य लक्षण कहा जाता है। यानी काव्य लक्षण जो होता है विशेषताओं का एक समूह है। जिस विशेषताओं के आधार पर हम किसी कविता को कविता कहते हैं उन्हीं विशेषताओं के पूरे समूह को काव्य लक्षण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, उन्होंने काव्य लक्षण की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। पहला नाम आचार्य भरत मुनि का है। आचार्य भरत मुनि का जो समय है वह दूसरी शताब्दी है और दूसरी शताब्दी में ही इन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना की थी। भरत मुनि काव्य लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में काव्य के शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का इन्होंने वर्णन किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से काव्य लक्षण का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। यानी काव्य की परिभाषा की, काव्य के लक्षण के विकास इनके समय में अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। केवल कविता के शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान का नाम है आचार्य भामह और आचार्य भामह से ही काव्य लक्षण का वास्तविक विकास होता है। इनके समय से ही, यानी भामह से ही काव्य लक्षण का वास्तविक विकास माना जाता है। इन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। यानी कविता का निर्माण शब्द और अर्थ मिल करके करते हैं। केवल शब्द भी कविता नहीं है और केवल अर्थ भी कविता नहीं है। जहां शब्द और अर्थ का सहभाव होता है, सामंजस्य होता है, वहीं पर कविता का निर्माण होता है। शब्द और अर्थ मिलकर के कविता की निर्मित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने काव्य के लक्षण के बारे में लिखा है, यानी कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात वांछित अर्थ प्रदान करने वाली पदावली काव्य की शरीर होती है और इसी से काव्य का निर्माण होता है। यानी जो शब्द होते हैं वो काव्य की शरीर हो गई। वांछित अर्थ प्रदान करने वाली पदावली क्या होती है? काव्य की शरीर होती है। और पदावली का निर्माण किससे होगा? शब्द से होता है। यानी शब्द जो है काव्य का शरीर होता है, इसी से काव्य का निर्माण होता है। यह कहना है आचार्य दंडी का। ये सभी श्लोक आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है यह श्लोक किसका है। यानी शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य दंडी के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य रुद्रट का और आचार्य रुद्रट ने शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना है। यानी शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। आचार्य रुद्रट ने लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के कविता का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य मम्मट का और आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, यानी मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है, तो काव्य प्रकाश है मम्मट के ग्रंथ का नाम। और इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। आपको यह श्लोक याद रखना है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि, यानी दोष रहित, तद दोषो दोष रहित, गुण सहित, सगुणा, सगुणा का मतलब होता है गुण सहित, तथा यथासंभव अलंकार, यानी उसमें थोड़ी मात्रा में अलंकार भी हो, यानी अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ। यहाँ शब्द है शब्दार्थो, शब्दार्थो का मतलब शब्द और अर्थ ही
काव्य हैं, यानी दोष रहित, गुण सहित, यथासंभव अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य हैं। यह परिभाषा है आचार्य मम्मट का, और आचार्य मम्मट ने इस परिभाषा को अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने रस की स्थिति के आधार पर काव्य को परिभाषित किया है। कविता में रस के आधार पर काव्य को परिभाषित किया है, और काव्य के परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, यानी जिस वाक्य में रस होता है वही वाक्य काव्य कहलाता है। यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, आपको याद रखना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम पूछा जा सकता है यह किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। अगला नाम है पंडित राज जगन्नाथ, और पंडित राज जगन्नाथ ने शब्द के आधार पर काव्य लक्षण को परिभाषित किया है। केवल शब्द के आधार पर काव्य लक्षण को इन्होंने परिभाषित किया है, और परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय का मतलब होता है सुंदर, यानी सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द जो होता है काव्य कहलाता है। यानी कविता का निर्माण केवल शब्दों से होता है, और उन शब्दों से होता है जो रमणीय अर्थ प्रदान करते हैं, जो सुंदर अर्थ प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी के विद्वानों ने काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया है, उन्होंने काव्य लक्षण को किस दृष्टि से देखा है। पहला नाम है ठाकुर कवि, और ठाकुर कवि ने लिखा है पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरै सो कवित्त कहावे, यानी पंडित मतलब होता है विद्वान, प्रवीण का मतलब भी होता है विद्वान जो प्रवीण हो, निपुण हो, यानी विद्वानों के चित्त का जो हरण कर ले वही कविता कहलाता है। यानी शब्दों और अर्थों का ऐसा सामंजस्य हो जो विद्वानों के चित्त का हरण कर ले, पढ़ने के बाद चित्त मोहित हो जाए, वही क्या कहलाएगा, कविता कहलाएगा। यह परिभाषा है ठाकुर कवि का। अगला नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यानी कविता का निर्माण कहाँ से होता है, अंतःकरण की वृत्तियों से होता है। अंतःकरण की वृत्तियों में जो चीजें छुपी हुई हैं उसी को बाहर निकलने पर क्या निर्मित होती है, कविता निर्मित होती है। यानी अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, और इन्होंने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यानी जो हम महसूस करते हैं अपने भीतर उसी की संकल्पनात्मक अनुभूति क्या है, कविता कहलाती है। कविता जो है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आपको सभी परिभाषाएं याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला नाम है सुमित्रा नंदन पंत का, और सुमित्रा नंदन पंत ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण, यानी जो जीवन हम जी रहे हैं इस जीवन के संपूर्ण क्षणों की वाणी क्या है, कविता कहलाती है। यानी कविता में क्या होती है, पूर्णता होती है। पूर्ण क्षणों की वाणी क्या है, कविता है। ये सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा है। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है महादेवी वर्मा का, ये भी छायावादी कवियत्री हैं। इन्होंने लिखा है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण होता है, यानी कविता में कवि अपनी भावनाओं का चित्रण करता है, लेकिन इनका मानना है कि यह चित्रण इतना सटीक होता है कि आम जनमानस की भावना उसी रूप में व्यक्त होते हैं जिस रूप में कवि अपनी भावना को व्यक्त किया रहता है। यानी कवि की भावना और पाठक की भावना मिल जाती है। यानी कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यह कथन है महादेवी वर्मा का, और इस कथन को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है रसात्मक शब्दार्थ काव्य हैं, और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी ऐसे शब्द और अर्थ जो रसात्मक हो, जिससे रस की उत्पत्ति होती हो, वो क्या कहलाएंगे, काव्य कहलाएंगे। और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा, यानी उसमें छंद का होना भी जरूरी है। छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्रयोगवादी कवि हैं,
इन्होंने लिखा है कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, यानी सबसे पहले और अंत में कविता शब्द है, कविता शब्दों के माध्यम से ही बनती है। यह परिभाषा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाश्चात्य काव्य लक्षण, यानी अंग्रेजी के जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, कविता की परिभाषा उनके द्वारा किस प्रकार से दी गई है। पहला नाम है ड्राइडन का, और ड्राइडन ने लिखा है पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरस स्पीच, यानी कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यानी कविता जो है प्रकृति का अनुकरण है, लेकिन प्रकृति का जो अनुकरण है वह रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा में होती है। अगर प्रकृति का अनुकरण रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा में किया जाता है तो उसी को ड्राइडन के अनुसार कविता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी कविता जो है हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं, जब भावनाएं भर जाती हैं, भाव भर जाते हैं तो सहज रूप से निकल करके बाहर आ जाती हैं और वही भावनाएं कविता के रूप में जानी जाती हैं। यानी कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, सहज प्रवाह है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है कालरिज का, और कालरिज ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, यानी कविता जो है सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। यानी अच्छे अच्छे शब्दों को अगर अच्छे क्रम से सजा दिया जाए तो उसको कविता नाम देते हैं। यह परिभाषा कालरिज के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है एडगर एलन पो। एडगर एलन पो ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है पोएट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। यह परिभाषा है एडगर एलन पो का। यह परिभाषा आपको याद रखना है, पोएट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है मैथ्यू अर्नाल्ड, और मैथ्यू अर्नाल्ड ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यानी कवि जो है जीवन की आलोचना करता है, जीवन की आलोचना को ही कविता कहते हैं। यह कथन है मैथ्यू अर्नाल्ड का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, हिंदी के विद्वानों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, और अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।